नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। सूरजकुंड में 35वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज हो चुका है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री अमूल चंद शर्मा समेत कई मंत्री और विधायकों ने शिरकत की। इस बार मेले में 30 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से उज्बेकिस्तान को मेले का कंट्री पार्टनर बनाया गया है। वह राज्यों की बात करें तो पूरे देश के राज्यों ने मेले में हिस्सा लिया है और जम्मू कश्मीर को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है। मेले में हस्तशिल्प कला से जुड़े कलाकार रोजाना अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मेले में आयोजन किया जाएगा। मेले में पहुंचने के लिए लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रोडवेज ने मेले में के लिए स्पेशल बसें भी चलाई हैं, जिसमें 4 बसें वॉल्वो भी शामिल है। देवाली पहुंचे इनेलो विधायक अभय चौटाला ने अनाज मंडी में इनेलो कार्यकर्ता सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में शिरकत की, जहां अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो इनेलो को सीएम पद के उम्मीदवार हैं और अगली बार हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। साथ ही अभय ने कहा कि उनकी लड़ाई विधायक की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की है। किसी में 15 है, किसी में 20 है। हम हर वार्ड के अंदर भी अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए एक साथी को अध्यक्ष बना करके पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने का काम करें। जिस दिन आप इस काम को कर लोगे, जिस दिन आप पार्टी के एक आदमी को जिम्मेवारी सौंप दोगे, तो साथियों, जब भी विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव होगा, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जिसे भी आपका उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजेगी, फिर मान के चलो नतीजे जब आएंगे तो नवाड़ी का नंबर सबसे ऊपर होगा कि नवाड़ी का हमारा पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत करके आया। और जब आपके यहाँ से जीतेगा तो फिर मान के चलो आपकी सरकार बनेगी। और वही कुरुक्षेत्र की पीपली से 3rd गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क कई सालों से खस्ता हाल है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब एक बार फिर इस सड़क का काम शुरू हो चुका है। सड़क निर्माण कब तक पूरा होगा, इसको लेकर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जल्द निर्माण कार्य पूरा होगा और लोगों को राहत मिलेगी। सारे मेन जो रोड पीपली से लेकर दरगढ़ की, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसका मेरे मन के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है, क्योंकि हमने इसको 6 लेन बनाने का कार्य किया। अब 6 लेन बनाने का कार्य किया, इसके अंदर पहले रिस्क दे और शिफ्टिंग का कार्य हुआ, उसके तहत ठेकेदार ने काम किया इतने टाइम में, क्योंकि जो ई टेंडरिंग सिस्टम है उसने लो रेट पर टेंडर लिया। वो हरियाणा प्रदेश के सारे जितने भी काम ले रखे थे 1200-1500 करोड़ रुपये के, उसने सारे छोड़ दिए पहले ठेकेदार ने। जब वो छोड़ के चला गया तो दोबारा इसका टेंडर हुआ। जब दोबारा टेंडर हुआ, फिर टेंडरिंग हुई, उसके अंदर भी इस ठेकेदार ने लो रेट में टेंडर ले लिया। लेने के बाद आपके सामने बहुत से ठेकेदार की कमी के कारण ये सड़क का काम उसने पार्टनर छोड़ दिया। हमने उससे बड़ा रिक्वेस्ट करी, उन्होंने 5 नंबर का गीता जयंती से पहले वादा किया कि सड़क को बना देंगे, उसने नहीं बनाई। उसके बाद तुरंत हमने गवर्नमेंट को लिखा, इसकी क्वालिटी पूर है, ये ठेकेदार काम बिल्कुल नहीं कर रहा, इसके लिए इसको चेक किया जाए, उसका टेंडर कैंसिल किया जाए, या इस सड़क को बनाए। और वह गुरुग्राम में अहिर समाज के लोग पिछले कई महीने से अहिर रेजिमेंट को लेकर धरने पर बैठे हैं। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो, इस मांग को लेकर धरना जारी है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर जो मांगे हैं सरकार की तरफ से पूरा किया जाना चाहिए। राज्यसभा में इस मांग को उठाने के लिए यादव समाज के लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया और उनका धन्यवाद करते हुए उनका सम्मान भी किया।
अहीर रेजिमेंट की जो मांग है ये समय समय पे उठती रही, लेकिन अब जो पिछले कुछ महीनों से जो इसको आंदोलन का स्वरूप दिया है, मैं पूरी कमेटी को सबसे पहले उस बात के लिए अपनी तरफ से पूरी बधाई देता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं कि इस कमेटी ने जो एक जायज़ मांग, जो एक देश में ऐसी मांग है जो मैं समझता हूं कि जो सबसे जायज़ मांग जिसको कहा जा सकता है, उस मांग को लेकिन आगे किस प्रकार से सरकार, सोई हुई सरकार को जगाया जाए, उसके लिए आंदोलन एक माध्यम है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था के अंदर एक शांतिपूर्ण आंदोलन, और वो आंदोलन कमेटी के इस नेतृत्व में आंदोलन बना है, तो मैं सबसे पहले तो कमेटी को बधाई। अब सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कार्रवाई की जाएगी। आपको जानकारी दें कि इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के मॉडल सरकारी स्कूलों में भी एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाएंगी। अब प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से निजी प्रकाशकों की किताबें नहीं लगवा सकेंगे। इसके लिए विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। सरकार की स्पष्ट हिदायत है कि जो भी स्कूल हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं वो ही पढ़ाई जाएगी। उन्हीं के द्वारा पढ़ाने के सभी को निर्देश ऑलरेडी बीओ के माध्यम से दिए जा चुके हैं। तो भी सर प्राइवेट स्कूलों किस तरीके से इसमें डील करेंगे, कैसे बताएंगे? ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आती है। यदि फिर भी कोई बीओ के माध्यम से या कोई पेरेंट्स के माध्यम से कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी हम बाकायदा जांच करा के और उसके ऊपर जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी एक्शन बनता है वो लिया जाता है तुरंत। और पलवल के भीड़ुकी गांव में तालाब में डूबने से 4 छात्रों की मौत हो गई। चारों युवक का गांव में होली लेकर खेलकर तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान चारों तालाब में डूब गए। चारों मृतकों में 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। मृतक छात्रों के परिजनों ने शवों को तालाब से निकालकर शवों का दाह संस्कार किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों के किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं करवाया। कश्मीर फाइल्स, जिस फिल्म को आज देश स्क्रीन पर देख रहा है, यह सच्चाई है उन कश्मीरी पंडितों के परिवारों की जिन्होंने अपने ही देश में निष्कासित किए जाने जैसी त्रासदी को झेला है। इंडिया न्यूज हरियाणा ऐसे ही कश्मीर पंडितों के परिवार के बीच पहुंचा जो आज से 32 साल पहले अपना घर बार छोड़कर उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में पलायन को मजबूर हुए थे। करनाल में कश्मीरी पंडित परिवार के सदस्यों से बात की हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह ने। सुनिए। कश्मीर फाइल ये एक ऐसी फिल्म है जिसने देश में 32 वर्ष पूर्व हुई एक ऐसी त्रासदी को बयान किया है जिसको लगभग जो है लोग नज़रअंदाज कर चुके थे। इंडिया न्यूज हरियाणा पहुंचा है एक ऐसे ही परिवार के बीच जिन्होंने स्क्रीन पर ये फिल्माई जा रही फिल्म अपनी आंखों से देखी है, या कहें कि ये वो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने ये त्रासदी झेली है। सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि अब वो क्या देखते हैं कि फिल्म कहां पर है और उनकी जीवन से जुड़े हुए कितने तथ्य इस फिल्म के माध्यम से उजागर हुए हैं। जी, तो सर क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम है कृष्ण गंजू। मैं यहाँ करनाल में LIC कॉलोनी में रहता हूँ। यही 32 साल हो गए हमारे को यहाँ रहते हुए, और हम उसमें ही हैं जब ये माइग्रेशन हुई थी, एक्सोडस हुआ था, हमारे को निकाला गया था, हमारे को जलाए वतन किया गया था हमारे को। तो हम उस टाइम दरबदर हो गए थे कि क्या करें, क्योंकि मैं LIC में नौकरी करता था, पता ही नहीं था कहाँ रहेंगे। करनाल को तो कभी देखा भी था। ऐसे ही आइडिया लगाया कि चलो करनाल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा दिल्ली के नज़दीक है, जम्मू के नज़दीक है, रात को हम ट्रेन में जा सकते हैं। कुछ रिश्तेदार जम्मू थे, कुछ रिश्तेदार दिल्ली थे, तो हमने ये चूज़ किया, हमें पता नहीं था। अब हमारे को 32 साल हो गए यहाँ रहते, और हम जिस स्टेशन से निकले हैं वहाँ, हमारे को वहाँ ये 19 जनवरी 1990 की रात थी। उससे पहले ये कम से कम 2-4 साल से लगातार चल रहा था। छोटे मोटे वहाँ क्रॉस फायरिंग, पत्थरबाजी। वैसे तो मेरे को लगता है कि पिछले 20-25, उससे पहले भी 15-20 साल से जो हमारे को सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि हम हर बार हिंदुस्तान की झंडा
थामे रखे थे, दिल में थामे रखे थे। जब तक हम निकले अभी भी हमारे पास इंडिया का झंडा हम थाम के रखे हैं, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाह था। और तीसरा गुनाह हमारे था कि हमने जनेऊ पहना हुआ था। वहाँ क्या था कि इससे पहले की हिस्ट्री भी है, पता नहीं कितने टन जनेऊ जलाए गए, जो हमने अपने बाप दादाओं से सुना हुआ है। और यही एक मास एक्सोडस एक बार दोबारा हमारे से हुआ है। 19 जनवरी 1990 की रात को हमें कुछ नहीं पता था क्या हुआ था, कि एकदम रात के 11:30 11-12 बजे एकदम सारे मस्जिदों में आवाज़ निकली, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, मतलब पंडितों को निकालो, पंडितों को रखो, उनकी बीवियों को रखो, पंडितों को निकालो उनके बगैर। ये ऐसे-ऐसे नारे पड़े। हम भी जब गलियों में घूमते थे तो हमारे सामने सारे दरवाजे-वरवाजे बंद किए। कभी एक कमरे से में घुसते थे, कभी दूसरे कमरे में जाते थे, कभी ऊपर जाते थे, कभी नीचे। मतलब डर का माहौल ऐसा था कि पता था कि पता नहीं आज की रात आखिरी रात हमारे घर में सब कुछ होगी। पता नहीं सुबह हम रोशनी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये नहीं पता था हमारे को क्या होगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सर राजेंद्र भट्ट है। मैं भी राजेंद्र जी, ये मूवी जो है वो आपने देखी है? बिल्कुल देखी है सर, मैंने सैटरडे को मूवी देखी है। मूवी में जितना भी फिल्माया गया है वो सारा का सारा 101% बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी उसमें ड्रामेटाइजेशन नहीं है, कोई भी उसमें कोई झूठ कुछ भी नहीं है। बट वो अगर हम एक बुक को 1000 पन्नों की बुक माने, वो एक पेज है जो उसमें फिल्माया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पेज है। ये तो लंबी कहानी है, ये इतनी त्रासदी, कोई भी ऐसी फैमिली आपको कश्मीरी फैमिली नहीं मिलेगी जितने भी निष्कासित वहां से हुए हैं। कोई भी ऐसा आपको कोई भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने कोई ना कोई दर्द से सहा होगा। मैं अपनी मासी के परिवार को खो चुका हूँ। वंदहामा ट्रेजिडी में मेरी मासी, उनके हस्बैंड, मेरी मासी की 2 लड़कियां, उसका बेटा, उसकी बहू और उनके 2 मासूम बच्चों को जिंदा जलाया गया था। ये त्रासदी हमने झेली है। मेरी मदर, वो सदमा झेलते झेलते ही बेचारी गुजर गई। हमारे पेरेंट्स तीनों, जितने भी हम यहाँ फैमिलीज बैठे हैं अभी आपके सामने, हमारे पेरेंट्स, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात नहीं होती थी जब वो कश्मीर के बारे में जिक्र नहीं करते थे। इवन हम इन यादों के सहारे ही आज के डेट में तक, इन यादों के सहारे ही हम आज तक इसको झेलते आए हैं। और जो फिल्माया गया है, मैं तो दिल की गहराइयों से, मेरे पास वर्ड नहीं है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री को हम किन शब्दों से धन्यवाद करें। कोई भी ऐसा कश्मीरी हिंदू नहीं होगा जो दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद नहीं करेगा। उन्होंने हमारे दर्द को समझा है, उन्होंने इस दर्द को दुनिया के सामने पेश किया है और दुनिया जान गई है। 32 सालों में अब भी हम अगर किसी से बात करते थे तो वो हमें ये कहते थे, यार तुम तो कायर थे, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम वहां से भाग के आ गए। मगर उस स्थिति में जब फिल्म में वो दृश्य दिखाए जाते हैं, वहां पर जो त्रासदी जो हमने झेला है, हम ट्रकों में रात को भाग के आए, वहां से ट्रक में भाग के आए हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशा भट्ट है। तो महिलाओं को कई मनोस्थिति से गुजरना पड़ा होगा। बहुत ही ज़्यादा मनोस्थिति। ये तो 90 की बात मैं नहीं करूँ, जब तक मेरी यादाश्त है मैं ये कहता हूँ, उससे पहले ही छतों पर पत्थर फेंके जाते थे डराने के लिए। महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थे। जब हम स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, रास्ते में ऐसे वर्डिंग कही जाती थी जो हमारे कान सुन नहीं सकते थे, लेकिन हम उन सब चीज़ों को झेल गए। लेकिन जो 90 में हुआ, फिर दहशत, मारा मारी हो गई, गोलियां लगाई गई, मार गया, तो उस टाइम हमें कुछ पता ही नहीं चला हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ हमारा रास्ता है, कहाँ हमारा फ्यूचर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो परिवार है जिन्होंने ये पूरी जो त्रासदी है, ये पूरी पीड़ा है, वो फिल्म की स्क्रीन से पहले अपनी आंखों से देखी है और उसको भोगा है। और आज तक भी वो उस मंजर को याद करते हुए सिहर जाते हैं, क्योंकि जो नुकसान उनको उस समय हुआ था अपने ही देश में, वो बेगाने हुए थे, और जिस तरह से लूटपाट हत्याएं हुई हैं, उसके बाद इन परिवारों का कहना है कि ये फिल्म भले ही उनकी उस पीड़ा को बयान करती है, लेकिन उनकी पीड़ा की वो पुस्तक का सिर्फ एक पन्ना है। ऐसे हजारों पन्ने हैं जिनको अभी बयान नहीं किया गया, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया ये सच्चाई जाने कि वो कायर नहीं थे, उन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा, भले ही वजह कुछ और रही हो, लेकिन वो अपने आप को कायर और रिफ्यूजी मानने से इनकार करते हैं।
करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की टीम चंडीगढ़ से यमुनानगर पहुंची। यमुनानगर के आरटीए विभाग, ट्रैफिक विभाग और B&R विभाग के साथ टीम ने दौरा किया। टीम ने जिले की अलग अलग जगहों का दौरा किया। 54 ब्लैक स्पॉट और 19 एक्सीडेंट संभावित पॉइंट का टीम ने निरीक्षण भी किया। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि सड़क हादसों में लोगों की जान न जाए, इसके लिए सरकार और विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है और महीने के पहले हफ्ते में रोड सेफ्टी की मीटिंग भी की जाएगी, जिसमें कोई भी अपनी समस्या रख सकता है। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से टीम आई है, जो कि इसमें SC PWD B&R है, इसमें SC PWD B&R है और एक्शन हमारे PWD B&R यमुनानगर से है। डॉक्टर तेजेंद्र साहनी जो मेंबर हैं लीड एजेंसी, वो साथ हैं। यमुनानगर के अंदर हमारे जैसे कि 54 ब्लैक स्पॉट हैं और 19 हमारे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं। उनको लेकर मैं एक निवेदन किया था काउंसिल में कि काउंसिल की एक कमेटी गठित की जाए और वो जिला यमुनानगर के दुर्घटना संभावित क्षेत्र और दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स का वो निरीक्षण करे। अब क्लास 6 से 10 तक के छात्र देश का गौरवशाली इतिहास भी पढ़ेंगे। इसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नया सिलेबस तैयार कर लिया है। साल 2022 और 23 में छात्र देश का इतिहास जानेंगे। छात्रों को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरल तरीके से इसे बनाया गया है। इसके लिए बोर्ड ने सारी तैयारियां कर ली हैं। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि नई किताबों में न सिर्फ भगत सिंह और सुभाष चंद्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, बल्कि मध्यकाल और आजादी के 50 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को भी जानने का मौका मिलेगा। नए सिलेबस में देश के राजा महाराजाओं का इतिहास, साथ ही देश की जीडीपी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि अंग्रेजों के समय में देश की जीडीपी क्या थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें NCERT ने तय किया है कि अगले वर्ष से, यानी कि 17-23-24 से पुस्तकों में बदल किया जाएगा। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष 9वीं से 12वीं की जो पुस्तकें हैं वो वही रहेंगी, केवल एक इतिहास में परिवर्तन किया गया है। 6ठी से लेकर 10वीं तक की इतिहास की पुस्तकों को सरकार से अनुमति मिल गई, परिवर्तन कर दिया गया है। उकलाना गांव में देर रात पड़ोसियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। हमले में परिवार के 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हमलावर पड़ोसी पर पीड़ितों ने नशे में धुत होने का आरोप भी लगाया। वह पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हरियाणा के विभिन्न जिलों में सप्लाई करने के लिए ले जाई जा रही नशे की एक बड़ी खेप झज्जर की अपराध शाखा की टीम ने पकड़ी है। अफीम की बड़ी खेप एक ट्रक से टूल बॉक्स में छिपा कर ले जाई जा रही है और जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम यहां रोहतक मार्ग पर पहुंची और उसके गांव बिरधाना मोड़ के पास नाका लगा दिया गया। नाकाबंदी के दौरान ही पुलिस ने रेवाड़ी झज्जर की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रुकवाकर जब उसकी तलाशी ली तो उसके टूल बॉक्स से पुलिस को अफीम के 3 बड़े पैकेट बरामद हुए। इनका वजन 5 किलो 170 ग्राम पाया गया। पकड़ी गई इस अफीम की कीमत करीब 15 लाख बताई गई। CIA थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचनाएं इस बारे में मिली थी। और 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।